Good morning, all of you. So today start the solution in which new point. Today we see the depression of freezing point. It is a new point. So previous lecture we study the collivative properties, then lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. Then next one is the elevation of boiling point. So today we start the depression of freezing point. Firstly, you know the what is mean by depression. तो डिप्रेशन यानी कि क्या? डिक्रीज. यहाँ पर क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है. डिप्रेशन यानी कि डिक्रीज होने वाला है. किसका होने वाला है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होने वाला है. बराबर. इसके बाद हमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो समझना है. फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड. जो लिक्विड है, लिक्विड ऐसे टेम्परेचर पर क्या होता है? उसका सॉलिड में कन्वर्जन होने को स्टार्ट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. और फिर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड्स इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो गया? फिर से एक बार, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जो लिक्विड है ऐसे टेम्परेचर के पास क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन स्टार्ट होता है सॉलिड में. बराबर. यानी कि जो स्टेज है, जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के दौरान क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन इसमें होता है, सॉलिड में होता है. उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. और आपको मालूम है डिप्रेशन यानी क्या? डिक्रीज. बराबर. फिर यहाँ पर डिफिनेशन कैसे हो जाएंगी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. So the difference between freezing point of pure solvent and its solution. यानी कि प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा. इसे ही हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इट आल्सो डिनोटेड बाय द डेल्टा टी एफ. हेंस फिर हम इसको क्या फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी. यानी कि यहाँ पर जो T0 है क्या है? वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. और T क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट वन इज अ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट. अब मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है? द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. फिर इसे हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अगर से इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर से मोलार कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. फिर इसे हम कांस्टेंट में ले लेंगे. कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर k इज अ कांस्टेंट. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एफ. यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी बनाते आना चाहिए. KF के अगर से वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन m देखेंगे. KF क्या है? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, ये याद रखना है. अगर से कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में हमें KF निकालना पड़ता है, तब हम क्या करेंगे? KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन m ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर से यहाँ पर मैंने m इज इक्वल टू 1 लिया, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF. ओके, अब m इज इक्वल टू 1 लिया यानी कि कैसा रहेगा? m इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 इन kg. W1 किसमें रहेगा? किलोग्राम में रहेगा. इज इक्वल टू 1 मोल सोल्यूट अपॉन 1 kg किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. बराबर. यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट.
यानी कि यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। सो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिनेशन कैसे रहेंगे फिर, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of solute dissolved in 1 kg of a solvent is called as, क्या कहेंगे हम इसे, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। इसका यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। बाद में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अभी यहाँ पर हमें मालूम होगा एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसमें क्या किया, प्रूव भी किया, फॉर डाइल्यूशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम, बट एम इज इक्वल टू 1 हमने वहाँ पर क्या किया था, कंसिडर किया था, यानी कि क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एम टू अपॉन W1 इन किलोग्राम इज इक्वल टू, अब अगर से यहाँ पर M2 क्या है, वेट है बराबर, और यहाँ पर जो M2 है, सॉरी W2 इंटू 1000 हमने क्या किया, ये किलोग्राम में लिया, हमें ग्राम में लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन अ ग्राम। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन अ ग्राम। फिर हमने क्या किया, ये जो यम है, यम हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूले में हमने यहाँ पर यम की वैल्यू क्या की, पुटअप की, फिर हमें क्या मिला, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन अ ग्राम। अगर से हमें M2 फाइंड आउट करना है तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। कब करना है ये, हमें M2 फाइंड आउट करना है तब। यहाँ पर ये याद रखना टर्म्स, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, TF क्या है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट है, डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF एंड डेल्टा P, यानी कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा P यानी कि प्रेशर का हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगेंस्ट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस लिया, बाद में वाई एक्सिस लिया, बाद में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, बाद में हमने ए पॉइंट लिया, ठीक है, ए से डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर डिप्रेस हो रहा है बराबर, डिप्रेशन दिख रहा है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ए से क्या हो गया, बी हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट का, और ये दूसरा है सी, डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि वो कौन सा है, CD, ये सॉल्यूशन है। बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट है बराबर, ये बी का वेपर प्रेशर पर, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है, और ये कौन सा है, प्योर ये सॉल्वेंट का है, सॉरी सॉल्यूशन का है, और ये कौन सा है, सॉल्वेंट का है। बाद में हमने यहाँ पर बी से स्ट्रेट लाइन लिया बराबर, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट मिला E, इसे हमने क्या किया, T0 कंसिडर किया, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेशर और ये सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या कहेंगे हम इसे, डेल्टा P कहेंगे। बाद में जो D है, D का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा रहेगा, फिर ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर रहेगा, और दोनों का सॉल्यूशन का टेम्परेचर और सॉल्वेंट का टेम्परेचर बराबर क्या रहेगा, फिर वो डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या है, हमने पहले ही देखा, लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का है, क्या हो रहा है, कूल हो रहा है बराबर, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड एट द
पॉइंट बी इट फ्रीजेस, बराबर। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया, सीधा क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है और यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है। इन केस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर इज लोअर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। हेंस इफ द सॉल्यूशन इज कूल फ्रॉम पॉइंट ए इट फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर बी। यानी कि एक जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर कूल हो रहा है और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर भी हो रहा है और ये फ्रीज भी हो रहा है। देन प्योर लिक्विड इफ T0 एंड T यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर है ये और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर आर फ्रीजेस फ्रॉम freezing point of a pure solvent and the solution, then depression in the freezing point is delta TF is equal to T0 minus T1 यानी कि depression of freezing point. Hence the depression in freezing point produced is directly proportional to the lowering of vapor pressure produced in the same solution. यानी कि हम इसी का ऐसा भी लिख सकते हैं delta TF is directly proportional to the pressure delta P. Then osmotic pressure in which used to some terms, यानी कि हमें यहाँ पर osmotic pressure जानने से पहले हमें कुछ टर्म यहाँ पर क्या करना है, लर्न करना है। अब कौन सी टर्म है, पहले सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, द मेम्ब्रेन विच अलाउज पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि ऐसी जो मेम्ब्रेन वो सिर्फ क्या करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही क्या करती है, अलाउड करती है जाने के वास्ते। इसे हम क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड नॉट अ सोल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, इट आल्सो कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट्स टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब नेचुरल से ही हमें पता चलता है ये क्या है, नेचुरली बराबर स्पॉन्टेनियस है। Parchment and cellophane bladder of goat or pig are the naturally occurring semi-permeable membrane. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरल के तरीके से ही क्या हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉलो हो रही है, बराबर। और सिंथेटिक आर्टिफिशियल यानी कि क्या, यहाँ पर हम खुद बना रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन आल्सो बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी केमिकली एंड यूज इन द लेबोरेटरी, बराबर। हम क्या कर रहे हैं, केमिकल भी यूज कर रहे हैं, लेबोरेटरी में भी क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ओस्मोसिस, अब यहाँ पर हमें डायग्राम देखना है, बराबर। अब यहाँ पर डायग्राम में क्या दिख रहा है, हमें दो कंटेनर है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बराबर। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा है, लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, यहाँ पर सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट होके कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी सेम एज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, बराबर। यानी कि फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर ऑस्मोसिस ही हो रहा है ना, तो यानी फिर हमें ये भी कह सकते हैं द स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस यानी कि क्या, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय द सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से पास आउट हो रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कहाँ पर, सॉल्यूशन के तरफ। यानी कि यह स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। यानी कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है वहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, बराबर। फिर हम इसे हम क्या कहेंगे, P इज इक्वल टू, ये डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर एक बीकर है, वाटर है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, बराबर। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीकर लिया
और वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सोल्यूशन पास आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, वहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप द ऑस्मोसिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। ठीक है, अब मैथमेटिकली हमने यहाँ पर देखा तो P इज इक्वल टू पाई, देन पाई इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड पाई इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पाई को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। हमें हमें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। एच यानी कि क्या है, उसकी हाइट, हाइट ऑफ सॉल्यूशन। डी यानी कि क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी डेंसिटी। एंड जी यानी कि क्या, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे तरीके से हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर से कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।